सोचिए, आखिर कोई समाज टूटता कैसे है? ये सवाल ना बहुत बड़ा है और इसका जवाब छिपा है इतिहास के एक ऐसे चैप्टर में जो किसी धमाके से कम नहीं था। हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। तारीख है 14 जुलाई 1789। सोचिए, पेरिस की सड़कों पर कैसा माहौल होगा। चारों तरफ गुस्सा, बेचैनी और फिर एक गुस्साई भीड़ एक किले पर टूट पड़ती है। नाम था बेस्टिल। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये राजा के जुल्म का सबसे बड़ा सिंबल था। और जब वो किला गिरा ना, तो समझिए सिर्फ पत्थर नहीं गिरे, पूरी की पूरी राजशाही की बुनियाद हिल गई थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर फ्रांस इस मोड़ तक पहुंचा कैसे? देखिए, 18वीं सदी के फ्रांस को ना एक प्रेशर कुकर की तरह समझिए, बिल्कुल बस फटने को तैयार। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रेशर कुकर के अंदर आखिर पक क्या रहा था। और इस प्रेशर कुकर का कह लीजिए नाम था पुरानी व्यवस्था। ये एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर था जो 3 हिस्सों में बटा था, जिन्हें कहते थे एस्टेट्स। और कमाल की बात यह थी कि ये बंटवारा दूर दूर तक बराबरी का नहीं था। आप जरा इस तुलना को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है पहले 2 एस्टेट्स, मतलब पादरी और ऊंचे खानदान वाले लोग। गिनती के लोग थी ये, लेकिन देश के करीब 60% जमीन इनकी थी। और टैक्स 0, 1 पैसा नहीं। और दूसरी तरफ था तीसरा एस्टेट, जिसमें फ्रांस की 90% आबादी थी। किसान, व्यापारी, वकील, सब के सब। और देश का पूरा बोझ, सारे के सारे टैक्स बस इन्हीं के कंधों पर थे। सोचिए कितना बड़ा फर्क था। तो प्रेशर कुकर में प्रेशर बन तो रहा था, पर गर्मी कहां से आ रही थी? पहली वजह थी खाली खजाना। सालों की लड़ाइयां और राजा महाराजाओं की शान और शौकत ने फ्रांस को कंगाल कर दिया था। दूसरी वजह भुखमरी। रोटी के दाम इतने बढ़ गए थे कि आम आदमी खरीद नहीं सकता था। और फिर इन सब के ऊपर आई भाप। जॉन लॉक और रूसो जैसे थिंकर्स के नए आइडियाज, स्वतंत्रता, समानता की बातें, ये आइडियाज हवा में फैल रहे थे और लोग अब सवाल करने लगे थे। उस वक्त की एक कहावत थी जो सब कुछ बयां कर देती है, कुलीन मकड़ी है और किसान मक्खी। मतलब तीसरे एस्टेट के लोगों को साफ साफ लग रहा था कि वो एक जाल में फंसी हुई मक्खी हैं, और पहले 2 एस्टेट्स वो मकड़ी जो उनका खून चूस रही है। तो ऐसे विस्फोटक माहौल में राजा लुई 16वें ने क्या किया? पैसों की इतनी तंगी थी कि उन्हें वो कदम उठाना पड़ा जो पिछले 175 सालों में किसी राजा ने नहीं उठाया था। उन्होंने एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। अब ये एस्टेट्स जनरल क्या था? ये एक तरह की पार्लियामेंट ही समझिए, जहां तीनों एस्टेट्स के लोग मिलकर नए टैक्स पर बात करने आते थे। तो जब 5 मई 1789 को ये मीटिंग शुरू हुई, तो माहौल बहुत गर्म था, दाव पर बहुत कुछ लगा था। और यहीं पर सारी बात आकर अटक गई। सवाल था कि वोटिंग होगी कैसे? पुराने सिस्टम के हिसाब से हर स्टेट का बस 1 वोट होता था। इसका मतलब क्या हुआ? पहले 2 एस्टेट्स मिलकर हमेशा तीसरे को 2-1 से हरा देते थे। गेम पहले से ही फिक्स था। लेकिन इस बार तीसरे एस्टेट ने एक नई मांग रख दी। उन्होंने कहा, वोट एस्टेट के हिसाब से नहीं, हर एक मेंबर के हिसाब से होना चाहिए। ये एक फेयर रिप्रेजेंटेशन की मांग थी। और जब राजा ने ये मांग मानने से साफ इनकार कर दिया, तो तीसरे एस्टेट के लोग मीटिंग से बाहर आ गए। उन्हें हॉल में घुसने नहीं दिया गया, तो वो पास के एक टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। और वहीं पर उन्होंने खुद को फ्रांस की नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक फ्रांस के लिए नया संविधान नहीं लिख लेते, वो वहां से नहीं हटेंगे। ये बगावत की पहली खुली चिंगारी थी। समझिए, प्रेशर कुकर में पहला क्रैक आ चुका था। तो एक तरफ तो नेशनल असेंबली वर्साय में संविधान बनाने में जुटी थी, लेकिन दूसरी तरफ पेरिस की सड़कों पर माहौल बिल्कुल अलग था। वहां उथल पुथल मची थी और ये सब एक बहुत बड़े धमाके की तरफ बढ़ रहा था। जरा इन घटनाओं की स्पीड पर गौर कीजिए। कुछ ही हफ्तों के अंदर सदियों पुराना सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। मई में मीटिंग होती है, जून में टेनिस कोर्ट वाली कसम ली जाती है और जुलाई में सीधा बेस्टील पर हमला। क्रांति ने अब रफ्तार पकड़ ली थी। और इसीलिए बेस्टील का गिरना सिर्फ एक किले का गिरना नहीं था। नहीं, ये राजा की बेलगाम ताकत के खत्म होने का सिंबल बन गया। ये एक सीधा मैसेज था कि अब जनता डरने वाली नहीं है। और ये आग सिर्फ पेरिस तक ही नहीं रुकी। देखते ही देखते ये पूरे फ्रांस के गांव में फैल गई। इसे महान भय का दौर कहा गया। किसानों ने जमींदारों के किलों पर हमले शुरू कर दिए और वो सारे कागजात जला दिए जिनमें उनके कर्जों का हिसाब किताब था।
इसी उथल-पुथल के बीच नेशनल असेंबली ने एक बहुत ही ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट तैयार किया। इसका नाम था मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। इसमें पहली बार स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति के अधिकार जैसी बातें कही गईं और ये टूटी हुई जंजीर जैसे सिंबल्स आज़ादी के इस नए दौर की पहचान बन गए। लेकिन क्रांति का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। जैसे ही फ्रांस के अंदर और बाहर के दुश्मनों ने इस नई व्यवस्था को खतरा पहुंचाया, क्रांति एक और भी ज्यादा कट्टर और हिंसक दौर में चली गई। देखिए, चीजें कितनी तेजी से बदलीं। फ्रांस पहले बना एक संवैधानिक राजतंत्र, मतलब राजा तो रहेगा पर उसकी पावर लिमिटेड होगी। लेकिन फिर राजा ने देश से भागने की कोशिश की और पकड़ा गया। बस लोगों का उस पर से भरोसा ही उठ गया। इसके फौरन बाद राजशाही को जड़ से खत्म कर दिया गया और फ्रांस बन गया एक रिपब्लिक, एक गणतंत्र। और फिर जनवरी 1793 में राजा लुई 16वें पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें फांसी दे दी गई। इसी दौर में एंट्री होती है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैसे लीडर्स की। उनका मानना था कि अगर रिपब्लिक को बचाना है तो उसके दुश्मनों को खत्म करने के लिए आतंक का सहारा लेना जरूरी है। उनका ये कहना ही उस वक्त की सोच को दिखाता है। और इस आतंक के राज का सबसे बड़ा सिंबल था गिलोटीन, एक मशीन जिसे सजा देने का एक मानवीय तरीका कहा जाता था। लेकिन यही मशीन हजारों लोगों की मौत की वजह बनी। जिन्हें भी क्रांति का दुश्मन माना गया, उन्हें गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। लेकिन कहते ना, क्रांति अक्सर अपने ही बच्चों को खा जाती है। आखिरकार यही हुआ। रॉबेस्पियर इतने एक्सट्रीम हो गए कि उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हो गए और जुलाई 1794 में खुद रॉबेस्पियर को गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया और इसी के साथ आतंक के उस दौर का भी अंत हो गया। आतंक के राज के बाद फ्रांस में एक खालीपन सा आ गया। देश को अब स्टेबिलिटी चाहिए थी और इसी राजनैतिक अस्थिरता के माहौल में एक नए, बहुत ही पावरफुल इंसान का रास्ता साफ हो गया। और वो शख्स था नेपोलियन बोनापार्ट, एक ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल। 1804 में उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। हाँ, उसने रिपब्लिक को तो खत्म कर दिया, लेकिन अपनी लड़ाइयों और जीतों के साथ साथ उसने फ्रांसीसी क्रांति के आइडियाज, मतलब लिबर्टी और इक्वालिटी को पूरे यूरोप में फैला दिया। तो ये सारी कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। क्रांति ने नारा तो बहुत बड़ा दिया था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वादा सबके लिए था? हकीकत ये है कि एक अधूरी क्रांति थी। देखिए ना, ओलम दे गूस जैसी औरतों ने जब बराबर अधिकारों की मांग की तो उन्हें मौत की सजा दे दी गई। फ्रांस की औरतों को वोट देने का हक पता है कब मिला? 1946 में। गुलामी को खत्म तो किया गया, पर नेपोलियन ने उसे फिर से शुरू कर दिया। उसे पूरी तरह खत्म होने में 1848 तक का वक्त लग गया। तो फ्रांसीसी क्रांति ने यकीनन बहुत ताकतवर आइडियाज को जन्म दिया, लेकिन उन आइडियाज को असलियत में बदलने की लड़ाई, वो तो आने वाली कई पीढ़ियों तक चलती रही।